टॉपिक चल रहा है हमारा दोस्तों बेरिंग। तो बेरिंग को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं, सहन करना। काम क्या होता है, वर्कशॉप में पावर को आप ट्रांसमिट करते हैं शाफ्ट के माध्यम से। तो जो शाफ्ट को लोकेट करता है, सहारा देता है, वो किस माध्यम के द्वारा देता है, बेरिंग की सहायता से। क्लियर। बेरिंग का सर उद्देश्य क्या होगा, फ्रिक्शन को कम करेगा, क्योंकि जब पार्ट में फ्रिक्शन होगी तो उसे दूर करता है। और जब बेरिंग आपके अंदर आपकी शाफ्ट जाती है तो सफलतापूर्वक शाफ्ट आपकी रोटेट करती है। बेरिंग का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है दोस्तों, कि बेरिंग की सहायता से हम रेडियल लोड को, एक्सियल लोड को और एक्सियल लोड को एक नाम से और जानते हैं हम, थ्रस्ट लोड से हम सहन कर सकते हैं। बेरिंग का हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर दोस्तों। तो इतना मैं आपको बेरिंग की क्लासेस में यहां बता चुका था। सर प्रैक्टिकल, सर प्रैक्टिस कितने बजे होगा, प्रैक्टिस किस चीज की भाई, 8। अच्छा प्रैक्टिस किस चीज की। क्लियर। ओके। तो क्लासेस को मैं चालू करता हूं। बेरिंग के जो बेसिक चीजें थे वो मैं आपको बता चुका था। ठीक है। तो बेरिंग की मैं जल्दी से आपको एक बार हिंट जल्दी बता देता हूं कि बेरिंग का क्या काम होता है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम फ्रिक्शन बेरिंग की तरफ या टाइप्स ऑफ बेरिंग की तरफ। क्लियर। ठीक है। इमेजेस में जरा दिखा दूं आपको, एक मिनट रुकिएगा, जल्दी आ जाइए, सभी आ जाइए, जल्दी से आ जाइए फटाफट से। तो बेरिंग आपके दोस्तों कितने तरह के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से सर, प्लेन फ्रिक्शन बेरिंग और दूसरा कौन सा होता है आपका, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। क्लियर। ओके। तो प्लेन बेरिंग और दूसरा आपका एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर समझिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले आपको अंतर ही समझ आना चाहिए कि प्लेन फ्रिक्शन बेरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में हमारा क्या अंतर होता है। ठीक है। इमेज को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर इमेज समझ में आ गई ना दोस्तों आपके, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। ठीक है जी। देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसकी, फ्रिक्शन बेरिंग की, अगर मैं बात करता हूं किसकी दोस्तों, फ्रिक्शन बेरिंग की बात करूं, और दूसरी तरफ मैं बात करता हूं किसकी, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग की, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग की। दोनों में अंतर क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में, अगर ये कोई बेरिंग है, ये इसकी इनर रेस होगी, ये दोस्तों इसकी आउटर रेस होगी। यहां आपके रोलिंग एलिमेंट होते हैं, नहीं होते, जो बोल्स के रूप में होते हैं, सर बिल्कुल होते हैं। और शाफ्ट आपकी इस इनर रेस के अंदर एंटर होती है। क्लियर। तो ये तो होता है आपका एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। मगर दोस्तों जो आपका फ्रिक्शन बेरिंग होगा ना, फ्रिक्शन बेरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में बस एक छोटा सा अंतर ये होता है कि इसमें इनर रेस होती है और आउटर रेस होती है। इसमें कोई भी रोलिंग एलिमेंट नहीं होते हैं। क्लियर मेरी बात, यानी इनमें कोई भी हमारी जो ये बोल्स होती हैं, ठीक है, ये बोल्स हमारी इनमें नहीं होती है। तो ये इसका अंतर होता है। सर जी ओके। तो बोल्स का अंतर मैंने आपको बताया था कि बोल का अंतर होगा तो वो फ्रिक्शन बेरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग का एग्जांपल होगा, या उसकी सहायता से आप पहचान सकते हैं। और ये बोल्स का क्या काम होता है, इन बोल्स की सहायता से हम फ्रिक्शन को क्या करते हैं दोस्तों, रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। मैंने आपको बताया था ना कि बेरिंग का ही प्रयोग करने से आप फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो जो फ्रिक्शन रिड्यूस होता है किसकी सहायता से होता है, वो इन बोल्स की सहायता से होता है। कैसे होता है आगे चल के बताएंगे। क्लियर। तो फ्रिक्शन बेरिंग में आपको सिंपल वर्डों में समझ में आ जाना चाहिए कि जिस बेरिंग में केवल इनर रेस हो, आउटर रेस हो और इनमें कोई भी रोलिंग एलिमेंट नहीं होते हैं, ऐसे बेरिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बेरिंग कहते हैं। क्लियर मेरी बात आगे समझ में। सर जी जो आपके रोलिंग एलिमेंट होते हैं वो दोस्तों कैसे हो सकते हैं, बोल्स के रूप में भी हो सकते हैं, रोलर के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो जरा इसकी एक हिंट, जरा इसका एक इमेज देख लीजिए कि आपके जो रोलिंग एलिमेंट है वो कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उससे फिर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। देखिए क्या बोला इसने, रोलिंग एलिमेंट। ठीक है। किस किस के बनेंगे रोलर एलिमेंट्स, यानी बोल्स मैंने आपको बताया थी निकल क्रोमियम स्टील की बन सकती है या कार्बन क्रोमियम स्टील की बन सकती है। सर जी बिल्कुल सही, क्रोमियम स्टील की, क्रोम निकल स्टील की बन सकती है। लोडेड रोलिंग एलिमेंट द्वारा दर्शाया जाता है। अगर ये बोल है रोलिंग एलिमेंट तो ये बोल हो जाएगी, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल रोलर, टेपर रोलर है जस्ट लाइक ऐसे, तो ये रोलर क्या कहलाएगा आपको, टेपर रोलर कहलाएगा। अगर ये बैरल है, डमरू की तरह है, ड्रम की तरह है, तो क्या कहलाएगा, बैरल रोलर। ठीक है। अगर ये रोलर बहुत पतला है आपका, बहुत ही पतला, तो वो क्या कहलाएगा आपका, निडल रोलर कहलाएगा। क्लियर दोस्तों। तो यहां से आपको इतना आपको पता पड़ गया होगा कि जो रोलर बेरिंग में यूज होते हैं कितने तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 1 2 3 4 5, बोल रोलर, सिलेंड्रिकल रोलर, टेपर रोलर, बैरल रोलर और निडल रोलर। क्लियर ना मेरी दोस्त बात थी। ठीक है जी। सर सब बिल्कुल शानदार तरीके से हमें इतना इसमें समझ में आ गया कि रोलर नहीं होगा तो कौन सा एलिमेंट होगा वो आपका, सॉरी कौन सा बेरिंग होगा, फ्रिक्शन बेरिंग। रोलर हो गया तो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। सही है जी। देखिए दोस्तों, जब फ्रिक्शन बेरिंग के अंदर अगर आप शाफ्ट को एंटर कराएंगे, सपोज कीजिए ये मेरी शाफ्ट है, क्या है ये मेरी शाफ्ट है। ठीक है। अगर इस इनर रेस के अंदर जब मैं शाफ्ट को एंटर कराऊंगा तो इसका दुष्प्रभाव क्या होगा दोस्तों, कि जो मेरी शाफ्ट है ना, जो ये मेरी शाफ्ट है आपकी, ये प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट में आती है। किसके कांटेक्ट में आती है, आपके जो ये आपकी इनर रेस होती है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। क्लियर ना मेरी बात दोस्तों इतनी। ठीक है। सर कांटेक्ट तो मैं जो अगर आपकी एंटी फ्रिक्शन के, अगर आप इनर रेस के अंदर
इनर रेस के अंदर अगर आप यहाँ शाफ्ट को डालेंगे तो कांटेक्ट में तो यहां भी आएगी, कांटेक्ट में तो यहां भी आएगी, मगर जब ये घूमेगा दोस्तों तो इसके कारण जो फ्रिक्शन होगी वो बॉल को क्या कर देगी, बॉल उस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगी, मगर यहां तो बॉल नहीं है, तो इसलिए फ्रिक्शन बेरिंग का यूज हम कहां करते हैं, जहां हम कम स्पीड पर। क्लियर, क्वेश्चन को ध्यान करके राइट डाउन करके लिख लीजिएगा। क्लियर ना मेरी बात नहीं? ओके, तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्लियर, फ्रिक्शन मटेरियल, अगर मैं फ्रिक्शन बेरिंग की बात करूं तो किस किस के बनते हैं फ्रिक्शन बेरिंग, आपके नॉन फेरस मेटल के बनेंगे, जैसे कास्ट आयरन या आपका ब्रास हो गया, ठीक है, या आपका गन मेटल हो गया। क्लियर ना दोस्तों? इतनी बात मेरी सर जी बिल्कुल शानदार तरीके से इतनी बात समझ में आ गई, मगर सर जी एक इसका नुकसान और भी है, इसका एक फायदा और भी है जो कि हम डिटेल में आगे जानेंगे। क्लियर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन बेरिंग के बारे में। तो फ्रिक्शन बेरिंग में जो सबसे पहला बेरिंग दोस्तों आपका आएगा वो कौन सा होता है, आपका सॉलिड बेरिंग। ठीक है, फ्रिक्शन बेरिंग की जरा मैं आपको एक डेफिनेशन लिखा देता हूं ताकि आपको हल्का सा पॉइंट आउट हो जाए कि फ्रिक्शन बेरिंग किसे किसे कहते हैं। डेफिनेशन कहां गई दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, फ्रिक्शन बेरिंग क्या बोला इसने, घर्षण के अनुसार बेरिंग दो प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन बेरिंग। ठीक है, इस प्रकार के बेरिंग कास्ट आयरन के, पीतल, गन मेटल, ब्रॉन्ज इत्यादि के बनाए जाते हैं। इसमें बेरिंग और शाफ्ट प्रत्यक्ष रूप से आपस में संपर्क में होते हैं, जिसके कारण इनमें घर्षण होता है, इसलिए इनके लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग अति आवश्यक है। इनका प्रयोग अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, इनका प्रयोग कम गति पर चलने वाले शाफ्टों के लिए किया जाता है। इन्हें प्लेन बेरिंग भी हम कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन बेरिंग कह लूं या प्लेन फ्रिक्शन बेरिंग कह लूं, मतलब दोनों का एक ही होगा, और यह आपके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन इसमें से यही आता है, ऐसा कौन सा बेरिंग है जिसमें शाफ्ट आपकी प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट में आती है, तो कौन सा बेरिंग है वो आपका फ्रिक्शन बेरिंग। क्लियर, अगर इसके मैं बात करता हूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन बेरिंग की, तो जो फ्रिक्शन बेरिंग में सबसे पहला जो पार्ट आता है आपका, कौन सा आता है आपका, सॉलिड बेरिंग आता है। ठोस बेरिंग कह लो, सॉलिड बेरिंग कह लो। सॉलिड बेरिंग का एक दूसरा नाम और भी हमारा बुश बेरिंग। क्या है दोस्तों उसमें, बुश बेरिंग है। क्लियर, ये बुश सर कौन से होते हैं, जैसे आपके पंखे होते हैं ना, जो पंखों में बुश लगते हैं आपके शाफ्टों में, ये वही बेरिंग होते हैं। क्लियर, अगर आप मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा, सपोज कीजिए ये कोई भी आपका बुश है, ठीक है, ये कोई भी क्या है दोस्तों, आपका बुश है, ठीक है, और इसमें पंखे की जो रोड है, यहाँ पंखा आपका छत से लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ आपकी पंखे की शाफ्ट जाएगी इसमें, सर बिल्कुल जाएगी। तो क्या शाफ्ट आपके इस बुश से बिल्कुल कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, सर बिल्कुल आएगा। ठीक है, कि शाफ्ट का डाया मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है, वरना जो शाफ्ट जाएगी दोस्तों कुछ आपकी ऐसे जाएगी यहाँ से। क्लियर, तो क्या शाफ्ट आपके बुश से प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट में आएगा, सर बिल्कुल आएगी। तो जो उसने ये बोला था ना कि शाफ्ट इसके प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट में आती है, वो कैसे आती है, इसी कारण से आती है। अगर ये आपकी शाफ्ट है, क्लियर, सॉरी ये अगर आपका बुश है, तो जो शाफ्ट होगी, शाफ्ट आपके प्रत्यक्ष रूप से इस बुश के इनर जो फेस होगा इसके कांटेक्ट में आएगी। क्लियर हो गई दोस्तों मेरी बात, हो गई सर जी, बिल्कुल हो गई। मगर इसका सर जी डिसएडवांटेज क्या है, जब आप भाई मुझे ये बताइए, जब ये शाफ्ट ऐसे करके रोटेट होगी, जब शाफ्ट ऐसे करके रोटेट होगी तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, सर बिल्कुल फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन के कारण जो ये बुश बेरिंग होता है ना, जो ये बुश बेरिंग होता है, ये क्या हो जाता है, आपका घिस जाता है। क्लियर, तो इसी कारण से हम इसका यूज जो है कम स्पीड पर करते हैं। कम स्पीड पर चलने के कारण आपकी जो बुश बेरिंग है वो घिसते कम है। अगर ज्यादा स्पीड पर चलाएंगे तो बुश बेरिंग आपके क्या होंगे दोस्तों, ये घिस जाएंगे और कुछ अरसे बाद हमें बदलना भी पड़ता है। क्लियर हो गई दोस्तों मेरी बात, ठीक है, सर बिल्कुल शानदार तरीके से इतनी बात हमें समझ में आ गई। क्लियर, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसकी दूसरे उसकी, तो देखिए क्या बोला इसने, किस किस का बना होगा, गन मेटल का बना होगा, ब्रॉन्ज का बना होगा, कास्ट आयरन आदि का बना हुआ होता है। क्लियर, ऑयलिंग के लिए इसमें ऊपर होल बना होता है। ठीक है, यहां देखिएगा फटाफट से, ये कोई भी आपका ब्लॉक है, ये कोई भी आपका ब्लॉक है, सर जी ब्लॉक है, तो जो बोला ना ऑयलिंग के लिए ऊपर होल बना हुआ होता है, तो अगर आप यहां देख पा रहे हैं, एक यहां ऑयलिंग के लिए हमारा क्या बना हुआ है, होल बना हुआ है, कि यहां से लुब्रिकेंट को हम इजी तरीके से इसमें एंटर कराते रहेंगे। ठीक है, अगर आप यहां ध्यान से देख पाए होंगे, ये मेरा कोई भी ब्लॉक है, तो जो दोस्तों ये जा रहा है ना, ये क्या है, हमारा बुश बेरिंग है। ये क्या है, हमारा बुश बेरिंग है। क्लियर, यहां लिखा हुआ भी है बुश बेरिंग, और यहां लिखा हुआ हमारा ऑयल होल, और ये पूरा क्या था हमारा, ये पूरा हमारा ब्लॉक था। वो जब शाफ्ट जाएगी मेरी, कहां जाएगी, डायरेक्ट इसके अंदर ऐसे करके इस बुश बेरिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी। क्लियर ना मेरी बात दोस्तों इतनी, और जब शाफ्ट आपकी रोटेट करेगी तो शाफ्ट आपकी क्या है, बिल्कुल करंट किससे है, आपकी बुश बेरिंग से है, तो बुश मेरा क्या करेगा, घिस जाएगा, तो कुछ अरसे बाद इसे हम बदल देते हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों, आई थिंक सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर, बहुत बार क्वेश्चन ये आया है कि ये जो ब्लॉक होता है किसका बना होता है दोस्तों, तो ये ब्लॉक बना होता है आपका सीआई का। ठीक है, सपोज कीजिएगा ये कोई भी आपका ब्लॉक है, ओके, और ब्लॉक के अंदर आपने बेरिंग को एंटर कराया, और बेरिंग के अंदर तो आपकी शाफ्ट जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ब्लॉक की बात करता हूं तो ब्लॉक किसका बनेगा, आपका सीआई का, सर जी सीआई का बना होगा, और जो बेरिंग होता है ये किसका बना हुआ होगा, आपके गन मेटल का बना हुआ होगा, नॉन फेरस मेटल। अरे भाई जब नॉन फेरस मेटल का है तो यानी जब इसकी शाफ्ट है, शाफ्ट इसके अंदर जब चलेगी तो इसे घिस देगी, नहीं घिस देगी, सर बिल्कुल घिस देगी, तो इसलिए से कम स्पीड पर चलने वाली शाफ्टों में प्रयोग किया जाता है।
क्लियर दोस्तों? तो आई थिंक आप सभी को इतना समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? तो इसे जरा ध्यान से राइट डाउन करके लिख लीजिएगा। क्लियर? ठीक है, सॉलिड बेरिंग आपका क्लियर हो गया। तो जो अगला बेरिंग आता है, अगला बेरिंग कौन सा आता है आपका? स्प्लिट बेरिंग। कौन सा आता है? स्प्लिट बेरिंग। मैंने आपको पहले बताया था स्प्लिट वर्ड जहां यूज हो जाए उसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि वो चीज आपके दो टुकड़ों में बनी हुई है। क्लियर? ठीक है जी। तो देखो स्प्लिट बेरिंग दो भागों में बनी हुई होती है, बाहरी सतह पर सी कॉर्नर बनी हुई होती है। क्लियर ना मेरी बात? ठीक है जी। और इसका एक यूज और लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार आया है। अगर आपको कहीं शाफ्ट है किसका, शाफ्ट का डाया अगर बड़ा हो जाए, ठीक है, तो यानी बड़े साइज की शाफ्टों के लिए हम किस बेरिंग का यूज करते हैं? बड़े साइज के शाफ्टों के लिए हम स्प्लिट बेरिंग का यूज करते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। क्लियर दोस्तों? की बात ठीक है। अगली तरफ बढ़ता हूं सर, बिल्कुल शानदार तरीके से अगला बढ़ जाइए। तो जो अगला है आपका कौन सा है? सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग। ठीक है, जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग। ठीक है जी। अलाइन कह दूं, अलाइनिंग कह दूं या मैं अलाइनमेंट कह दूं, मतलब दोनों का एक ही होगा। पहली बात आप ये जान लीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सर अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? जहां दोनों शाफ्टों के एक्सिस एक समान होंगे वो क्या होता है मेरा, उस वर्ड को मैं क्या बोलता हूं दोस्तों? अलाइनमेंट बोलता हूं। जैसे यहां शाफ्टों के दोनों एक्सिस, ये पहली शाफ्ट ये दूसरी शाफ्ट, शाफ्टों के एक्सिस समान है तो अलाइनमेंट सही है। अगर इनमें ऊपर नीचे है, यानी ये वाली शाफ्ट का एक्सिस और ये वाली शाफ्ट का एक्सिस थोड़ा ऊपर नीचे है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिसअलाइनमेंट बोलेंगे, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आता है कि सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग का यूज कहां करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जरा इस चीज को समझ लीजिएगा कि सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग का यूज हम कहां करते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज कीजिए मैं बना के लाया हूं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि ये आपकी जो रेड रेड है ये शाफ्ट हो गई, हो गई क्या नहीं हो गई? सर बिल्कुल हो गई। ठीक है, तो इसके ऊपर जो आपने ये जा रही है क्या हमारा बेरिंग है? ये हमारा क्या है दोस्तों? बेरिंग है। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, तो बेरिंग कह लीजिए, बुश बेरिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो एक ऐसा बेरिंग है दोस्तों जिसके ऊपर क्या होती है? एक विशेष प्रकार की स्लीव फिट होती है। ठीक है, तो जो आप यहां देख पा रहे हो, मैंने ब्लैक ब्लैक ये करा, ये ब्लैक ब्लैक ये क्या है? एक तरह की स्लीव है। ठीक है, एक तरह की क्या है ये? तो अगर मैं स्लीव का अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो स्लीव हमारी कुछ ऐसी होती है, स्लीव हमारी कुछ ऐसी होती है, ये वाली। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है आपका बेरिंग जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? फिक्स होता है। और बेरिंग अगर आपका स्लीव के अंदर फिक्स होगा दोस्तों तो उससे क्या होता है कि अगर आपके शाफ्ट में हल्की सी मिसअलाइनमेंट होगी ना, अगर वो शाफ्टों के एक्सिस थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे तो उन्हें वो क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। क्लियर दोस्तों? तो क्वेश्चन इसमें से यही आता है कि अगर आपके शाफ्टों के एक्सिस पैरेलल समान नहीं है, मिसअलाइनमेंट है या उनमें डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन का मतलब और मिसअलाइनमेंट का मतलब दोस्तों एक ही होता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? आपका सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग होगा। या ऐसा कौन सा बेरिंग है जिसपे आपके बेरिंग पे आपके विशेष प्रकार की स्लीव फिट होती है, तो वो कौन सा बेरिंग होगा? वो आपका सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग होगा। क्लियर? ठीक है, तो देखो क्या बोला इसने, इस बेरिंग में सपोर्ट पॉइंट के लिए मध्य लोड के कारण यदि कुछ कोणीय मिसअलाइनमेंट, ठीक है, या डिफ्लेक्शन होता है तो बेरिंग बुश उसके एडजस्ट कर लेता है। यानी अगर शाफ्टों के एक्सिस थोड़े ऊपर नीचे है तो स्लीव के कारण आपके क्या होती है? वो बुश अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है। क्लियर? तो ये किसका आंसर है? आपका सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग का आंसर है। क्लियर? ठीक है जी, क्लियर। तो यहां से एक आपका क्वेश्चन दोस्तों एक बार ये पूछा गया था कि आपके सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग में कौन सी फिट होती है? ठीक है, तो उसमें लिख लीजिएगा कौन सी फिट होती है आपकी, इसमें प्रेस फिट होती है। क्लियर? ठीक है, जब मैंने आपको फिट पढ़ाया था तो मैंने आपको पता पढ़ाया था तीन तरह की फिट होती है हमारी, क्लियरेंस फिट, ट्रांजैक्शन फिट और इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, तो प्रेस फिट किसके अंतर्गत आती है ये भी मैंने आपको बताया था। क्लियर? ओके, तो यानी प्रेस फिट इसका आंसर इसलिए हुआ दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसमें जो बुश है ना, जो इसमें बुश है, यानी ये वाला जो बुश है आपका, ये जो आपका बुश है, ये किसी एक विशेष प्रकार की स्लीव के अंदर क्या करा मैंने? प्रेस कर दिया, प्रेस झटके से एकदम फिट कर दिया, तो वहां से क्या बना मेरा? ये प्रेस फिट बना। क्लियर? ठीक है जी। एक इसमें क्वेश्चन हमारा सॉलिड बेरिंग में भी आता है कि सॉलिड बेरिंग में जिसे बुश बेरिंग कहते हैं उसमें कौन सी फिट होती है? ठीक है, जरा तो उसे भी लिख लीजिएगा। अगर आप मुझे दोस्तों आप एक ये बताइए, ये आपका कोई भी बुश है, ठीक है, और इसके अंदर क्या हुई दोस्तों? इसके अंदर आपने शाफ्ट को एंटर करा दिया। सर जी बिल्कुल करा दिया। जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो उस रोटेट के कारण जो बेरिंग जो आपका बुश बेरिंग की अंदरूनी सतह होगी वो घिस जाएगी, तो उसमें कौन सी फिट होगी? तो इसमें दोस्तों होती है कौन सी? क्लियरेंस फिट। ठीक है, क्वेश्चन ये आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, आए हुए। अरे भैया आप ये बात बताइए, अगर किसी होल का डाया बड़ा है, अगर उसमें क्लियरेंस फिट होगी तभी तो शाफ्ट उसके अंदर चली जाएगी, नहीं चली जाएगी? समझ में आ गई ना मेरी बात? तो क्लियरेंस फिट किसमें होगी? आपके सॉलिड बेरिंग या जिसे बुश बेरिंग भी कहते हैं। और जो आपका रहेगा सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग, इसमें कौन सी फिट होगी? आपकी प्रेस फिट बेरिंग होती है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया? सर बिल्कुल, इतना हमें शानदार तरीके से समझ में आ गया। सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग ये भी आपका यही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कौन सा? आगे बढ़ते हैं एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। ठीक है, एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। ठीक है जी, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें केवल एक यही क्वेश्चन आता है कि अगर आपका बेरिंग काम करते करते घिस गया है तो ऐसी जगह हमें कौन सा बेरिंग यूज करना चाहिए, या ऐसा कौन सा बेरिंग है जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो वो कौन सा बेरिंग आपका? एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग होता है। क्लियर दोस्तों? तो आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। क्या हो गया भाई? ठीक है।
क्लियर? तो देखो क्या बोला इसने, बेयरिंग में वियर के एडजस्टमेंट की सुविधा होती है। वियर का मतलब क्या होता है, घिसना। क्लियर? बेयरिंग एडजस्टेबल के लिए बेयरिंग हाउसिंग के टेपर्ड होल में फिट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सर कैसे होगा, यानी कोई भी अगर आपका होल होगा और वो होल कैसा है आपका, टेपर्ड है, तो ये ऐसा बेयरिंग कहां फिट होता है, कोई अगर आपका टेपर्ड होल होता है तो ये वहां फिट होता है। मगर इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे एक नट के द्वारा इसे अंदर किया जाता है। क्लियर? ठीक है जी, अभी मैं आपको जरा इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि स्लॉटेड नट का एग्जांपल क्या होगा। जरा एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ आपका, एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग। क्लियर? एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग बोल दीजिए, एडजस्टेबल वियर बेयरिंग बोल दीजिए। ठीक है, अगर आप यहां देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो ये मेरा क्या है, एक ये मेरा टेपर्ड होल है। ठीक है, ये टेपर्ड होल है या नहीं है? ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात सर जी? बिल्कुल क्लियर हो गई। तो टेपर्ड होल जो होगा आपका कुछ ये ऐसे होगा, और इसके ऊपर जब आप बेयरिंग को, जब ये बुश है, ये आपका पूरा बुश है, ये पूरा आपका बुश है, तो जब आप बुश को चढ़ा देंगे ना, तो इधर से भी और इधर से भी इस पे क्या करते हैं हम, रिंग नट को चढ़ा दिए जाते हैं। जो कौन सा नट होता है हमारा, स्लॉटेड रिंग नट होता है। इसका काम ये होता है कि जब ये चलेगा, घूमेगा, तो जो बेयरिंग है आपका, वो आपका शाफ्ट चलते हुए बाहर नहीं निकल पाएगा। क्लियर? तो ये कौन सा होता है आपका, स्लॉटेड रिंग नट होता है। क्वेश्चन इसमें से बस यही आता है कि आपके एडजस्टेबल स्लाइड बेयरिंग में कौन सा नट यूज करते हैं, स्लॉटेड रिंग नट यूज करते हैं। सेल्फ अलाइनिंग बुश बेयरिंग में कौन सा फिट होगी, ट्रैश फिट होगी। कहां यूज करेंगे, जहां शाफ्ट का मिसअलाइनमेंट होगा या जहां शाफ्ट में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन आ रहा है बट मिसअलाइनमेंट नहीं आता बट। ठीक है, क्लियर? और जो इसमें था आपका, इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेन फ्रिक्शन बेयरिंग, ठोस बेयरिंग इसका पहला एग्जांपल है। ठोस बेयरिंग को पुश बेयरिंग कहते हैं। क्लियरेंस फिट होगी, क्लियर? शाफ्ट प्रत्यक्ष रूप से इसके संपर्क में आती है, कम स्पीड पर इसका हम यूज करते हैं। क्लियर? तो जो फ्रिक्शन बेयरिंग थे दोस्तों आपके यहां कंप्लीट हो गए। क्लियर? ठीक है, तो जल्दी से अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपकी क्लासेस को आगे चलाता हूं। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेंड्रिकल रोलर, टेपर्ड रोलर के रोलर आपके एलिमेंट कैसे कैसे हो सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा और एफ लिखिए। ठीक है, यस एज यूजुअल आप लिखते हैं, और एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों कि फ्रिक्शन बेयरिंग क्लियर हो गए। अब किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए, जल्दी से पूछिए दोस्तों, जल्दी से पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में। क्लियर? जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी फटाफट से। वादा है मेरा मेटालोल शाफ्ट के लिए। सर बुश क्या है? अच्छा आप पूछ रहे हैं बुश क्या है। ठीक है, जब आप जो पंखा देखिए, बुश क्या है दोस्तों, बस एक सिंपल ऐसा करके एक राउंड सर्किल सा होता है। ठीक है, ऐसा एक सर्किल सा होता है, उसका कलर कैसा होता है, थोड़ा आपका येलोइश कलर होता है उसका। ठीक है, कल बुश का भी एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा, और ये आपके ज्यादातर पंखों में यूज होता है। ठीक है, जल्दी बताओ दोस्तों, अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आपकी क्लासेस को चालू करता हूं, आगे चलता हूं। प्लीज जितने स्टूडेंट लाइव है कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, नट बेयरिंग, नट बेयरिंग, नट बेयरिंग, नट बेयरिंग, प्लीज फीडबैक दे दीजिए भाई। सोनिया ओ सोनिया, तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं बस यही। कौन सा टाइप पढ़ते हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में। क्लियर? पहले ही बता चुका था आपको कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में क्या होगा, आउटर रेस होगी, इनर रेस होगी, और इसके साथ साथ क्या होगा दोस्तों, आपके रोलिंग एलिमेंट लगे हुए होते हैं। किसके रूप में, बॉल्स के रूप में भी हो सकते हैं और रोलर्स के रूप में भी ये हो सकते हैं। इतना तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्लियर? ठीक है जी। सर एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में आपका क्या अंतर होता है, पहला तो आपका रोलिंग एलिमेंट का अंतर होता है। क्लियर? दूसरा अंतर क्या होता है दोस्तों, जब इसके अंदर आपकी शाफ्ट जाती है ना, इसके अंदर जब आपकी शाफ्ट जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कि आपकी जब बॉल बेयरिंग के अंदर ये बॉल लगी है तो बॉल बेयरिंग कहलाएगा। कि जब बॉल बेयरिंग के अंदर शाफ्ट चली गई तो उसमें कौन सी फिट होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप आंसर क्या देंगे, क्लियरेंस फिट, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। इसमें कौन सी फिट होती है दोस्तों, आपकी इंटरफेरेंस फिट होती है। ठीक है, बॉल बेयरिंग में बता रहा हूं मैं, ये मैं आपके बॉल बेयरिंग में बता रहा हूं कि बॉल बेयरिंग के अंदर जब आप शाफ्ट को एंटर करा देंगे तो कौन सी फिट होगी, आपकी इंटरफेरेंस फिट होगी। जरा समझ लीजिए ऐसा कैसे होगा। क्लियर? रटने वाली चीज इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप ना इसे रटते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके अंदर मेरी शाफ्ट एंटर हो गई, शाफ्ट एंटर हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है जी, तो अगर मुझे शाफ्ट को बॉल बेयरिंग का यूज कहां करता हूं मैं, ज्यादा स्पीड पर चलाने के लिए, पहली वाली क्लास में बता चुका हूं। अगर इसके अंदर शाफ्ट को मैं एंटर करा दूंगा और इसके अंदर मेरी क्लियरेंस फिट होगी तो क्या होगा दोस्तों, क्या
ये जब मेरा पूरी तरह रोटेट कर पाएगा क्या? अगर ये पूरी तरह मेरा रोटेट कर पाएगा तो क्लियर स्पीड हुई, अगर ये पूरी तरह रोटेट करेगा तो ये जो मेरी इनर रेस है क्या इसके साथ रोटेट करेगी क्या? सर बिल्कुल रोटेट नहीं करेगी। तो सारा बाहर किन पे आ जाएगा? इन गोलियों पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बाहर अगर गोलियों पे आ गया तो क्या ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाएंगे क्या? सर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या यहां मेरी जो रिक्वायरमेंट थी हाई स्पीड पे चलाने के लिए, फ्रिक्शन को दूर करने के लिए, क्या वो दूर हो गई क्या दोस्तों? सर नहीं हुई। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या करा, इसमें इंटरफेरेंस फिट दी। क्लियर? आपको पता है कि जब आप शाफ्ट पे बेयरिंग चढ़ाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ हैमर की सहायता से बेयरिंग को अंदर या जहां उसका बेयरिंग जाना है आपको फिक्स स्टेट तक वहां तक पहुंचाना पड़ता है। ठीक है? अगर इसमें इंटरफेरेंस हो गई तो शाफ्ट मेरी इस होल के अंदर गई। ओके, तो जब ये मेरी शाफ्ट घूमेगी तो जो मेरी इनर रेस है, इनर रेस भी घूमेगी। सर जी बिल्कुल घूमेगी। इनर रेस से मेरी क्या अटैच है? मेरी गोली अटैच है, यानी ये जो रोलिंग एलिमेंट है ये अटैच है। तो रोलिंग एलिमेंट भी क्या करेंगे? घूमने चालू हो जाएंगे। और जब रोलिंग एलिमेंट घूमने चालू हो गए तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कहां गया आपका? इनर रेस पे आया। इनर रेस से कहां गया? रोलिंग एलिमेंट पे गया। और रोलिंग एलिमेंट पे जब मेरा फ्रिक्शन गया तो फ्रिक्शन को रोलिंग एलिमेंट ने रिड्यूस कर दिया। क्लियर? और यहां से मेरी फुलफिल जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो कि हाई स्पीड पर और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की, वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो गई। क्लियर ना दोस्तों मेरी बात? ओके, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि बॉल बेयरिंग में जो आप पढ़ते हैं ना इंटरफेरेंस फिट, उसका जो मेन संबंध होता है वो यही होता है। अगर इसमें क्लियरेंस फिट हो गई, मुझे वहां क्या चाहिए था कि अगर मुझे सॉलिड बेयरिंग में, तो वहां तो क्लियरेंस फिट चाहिए थी मुझे। जब अगर मेरी शाफ्ट के साथ बुश के डायमीटर शाफ्ट छोटी होगी तो उसके अंदर मेरी शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो बुश मेरी खराब हो जाएगा। ओके, मगर यहां क्या था मेरा? यहां मुझे चाहिए इंटरफेरेंस फिट, यानी जब शाफ्ट घूमे तो शाफ्ट के साथ साथ मेरी जो इनर रेस है वो भी घूमे, और जो इनर रेस घूमेगी तो रोलिंग एलिमेंट भी मेरे घूमेंगे, और वो जो फ्रिक्शन होगा मेरा या जो लोड होगा वो कहां ट्रांसफर होगा? रोलिंग एलिमेंट पे हो जाएगा, और रोलिंग एलिमेंट उस फ्रिक्शन और लोड को क्या कर देंगे? सहन कर लेंगे या उसे रिड्यूस कर देंगे। क्लियर होगी दोस्तों मेरी बात? सर बिल्कुल शानदार तरीके से यहां हमारी बात समझ में आ गया। और दूसरा एग्जांपल क्या है कि एंटी फ्रिक्शन में शाफ्ट आपकी प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट में नहीं आती है। कांटेक्ट में क्या आते हैं आपके? जो ये रोलिंग एलिमेंट है ये आपके कांटेक्ट में, शाफ्ट के कांटेक्ट में आते हैं। क्लियर होगी दोस्तों इतनी बात? सर बिल्कुल शानदार रूप से, शानदार तरीके से इतनी चीजें में क्लियर हो गई। ठीक है, तो देखो क्या पड़ा? शाफ्ट व बेयरिंग प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं होते हैं। क्लियर? ये चीज मैंने आपको बता दी। सर बिल्कुल बता दी। बेयरिंग व शाफ्ट के मध्य संपर्क के लिए क्या बने होते हैं दोस्तों? रोलर या बोल्स बने हुए होते हैं। क्लियर हो गए दोस्तों इतनी बात? ठीक है जी। एक इसमें हाईलाइटेड पॉइंट करके ये लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बॉल बेयरिंग में कौन सा कांटेक्ट होता है? तो कौन सा कांटेक्ट होता है आपका? पॉइंट कांटेक्ट होता है। क्लियर? अभी बताऊंगा कैसे, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो देखो क्या बोला? कांटेक्ट पॉइंट केवल बिंदु या रेखा, इसलिए घर्षण बहुत कम होता है। ठीक है जी। ओके, तो देखो इस लाइन में जो लिखा है ना, कांटेक्ट पॉइंट होने के कारण घर्षण कम होता है। अरे कांटेक्ट पॉइंट यही तो है, ये आपका आउटर रेस, ये इनर रेस। तो ये जो बॉल है दोस्तों, ये जो बॉल है आपके क्या बना रहे हैं? पॉइंट कांटेक्ट बना रहे हैं, नहीं बना रहे? सर पॉइंट कांटेक्ट कैसे बना रहे हैं समझ लीजिए। यहां पॉइंट को छुआ, ठीक है, यहां भी छुएगा, यहां भी छुएगा, यहां भी छुएगा, तो ये केवल पॉइंट कांटेक्ट ही तो है, ये केवल पॉइंट ही कांटेक्ट ही तो है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे, अगर इन गोलियों को मैं निकाल लूं और मैं यहां किसी रेफरेंस साइड पे रखूंगा, ओके, और ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी कोई गोली हो गई, ये मेरी क्या होगी? कोई भी रोलिंग एलिमेंट हो गया। तो दोस्तों जो इसने छुआ वो यही तो छुआ, केवल एक इसका पॉइंट ही तो छुआएगा, केवल आप इसका पॉइंट ही तो छुआ, नहीं छुआ। अगर आप बॉल को जमीन पे रख देंगे तो क्या पूरी बॉल जमीन को छूती है क्या? बॉल, उस बॉल का कुछ पॉइंट ही तो छूटा है, जमीन को नहीं छूता। तो वहीं से क्या निकला इसमें कि हमारा बॉल बेयरिंग में कौन सा कांटेक्ट होता है? पॉइंट कांटेक्ट होता है। और इसी पॉइंट कांटेक्ट होने के कारण इसमें घर्षण जो होता है वो दोस्तों हमारा बहुत कम होता है। क्लियर हो गया दोस्तों मेरी बात? ठीक है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में आपका जो सबसे पहला बेयरिंग था दोस्तों कौन सा था? बॉल बेयरिंग ही था। क्लियर ना? ठीक है, क्लियर? ओके, सिंगल बॉल बेयरिंग, डबल बॉल बेयरिंग, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको समझने हैं तो जरा इसे स्लाइड को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला इसने? बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में क्या होता है? फ्रिक्शन काफी कम होता है। क्यों कम होता है? क्यों? मैंने आपको बता दिया, क्यों, किसकी वजह से? ड्यू टू बॉल्स। ठीक है, बेयरिंग के आउटर रेस में इनर रेस के मध्य पूर्ण परिधि में बॉल्स लगी हुई होती हैं, जिससे इनर व आउटर रेस आसानी से घूम सकते हैं। क्लियर बात हो गई मेरी? ठीक है, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सिंगल रो, डबल रो। ठीक है, सिंगल रो का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां आपके बॉल क्या होते हैं? एक लगे हुए होते हैं, यानी एक लाइन में केवल आपके एक ही बॉल लगी हुई होगी। ठीक है, उसका यूज कहां करते हैं हम? स्पीड अधिक, बाहर चारों ओर से, यानी इसका जो सिंगल रोड बॉल बेयरिंग होगी इसका यूज कहां करेंगे? चाहे बाहर आपका कम हो या बाहर आपका ज्यादा हो, उसे किसके लिए? उसे हाई स्पीड पर चलाने के लिए। ठीक है, बाहर कम हो या ज्यादा हो, उसे हाई स्पीड पर चलाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। कौन सी बॉल बेयरिंग का दोस्तों? सिंगल बॉल बेयरिंग का। ठीक है, अगर डबल बॉल बेयरिंग बोलूं तो यहां रोलर से हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? आपके एक साथ पेयर में दो दो हो जाएंगे। और इसका भी यूज कहां करेंगे? पहली वाली क्लास में बताया था कि जहां लोड आपका चारों तरफ से पड़ रहा हो। क्लियर? डबल बॉल बेयरिंग का यूज क्या करते हैं? एक दिशा में लगने वाले बाहर के लिए इसका यूज क्या करते हैं? डबल रो बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं। तो ये वर्टिकल मिलिंग मशीन में यूज होता है, पहले भी आपको बताया था। और इसका जो यूज होगा कहां करते हैं? यहां तो करेंगे हल्के या भारी लोड को हाई स्पीड चलाने के लिए, मगर डबल
डबल बॉल बेरिंग का यूज क्या करते हैं, केवल और केवल भारी लोड को हाई स्पीड पर चलाने के लिए, ठीक है, भारी लोड को हाई स्पीड पर चलाने के लिए। अब आप ये बोलेंगे सर ये भारी और हैवी जो आपने बताया किस लिए बताया, अरे गोलियों की संख्या ज्यादा होगी, रोलिंग एलिमेंट की संख्या ज्यादा होगी, और भार सहन कौन करते हैं आपका, और फ्रिक्शन को रिड्यूस कौन करते हैं, बॉल से तो करती नहीं करती, ठीक है। रटने वाली चीज क्या है दोस्तों, बस आप इसमें रटते हैं और आप यही मात खा जाते हैं, आप यही बात खा जाते हैं, क्लियर। तो यहां देखो फटाफट से क्या बोला इसने, अगर मैं बात करता हूं सिंगल बॉल बेरिंग की, यहां मेरे बॉल्स क्या है, सिंगल है या नहीं है, सिंगल है या करेंगे सर बिल्कुल सिंगल है। एज पर द नेम इन दिस बेरिंग बार्स आर अरेंज्ड इन द आइडेंटिकली मैनर इन वन रो, यानी बॉल जो होंगी आपके एक ही रो में फिक्स होती हैं। अगर मैं बात करता हूं डबल बॉल बेरिंग की, दे हैव टू रोज, यानी इसमें दो रोज होगी, अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर, एक मैनर में आपकी दो बॉल अटैच होती है, एंड दे हैव टू ग्रूव कट, क्लियर। ग्रूव कट का होता है आपके आउटर रेस को ग्रूव कट होता है, क्लियर दोस्तों। तो ये सारी बातें आपके बॉल बेरिंग में से, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। इसमें एक क्वेश्चन एक आपका ये आता है कि जो आपका बॉल बेरिंग होता है दोस्तों, कि बॉल बेरिंग जो होगा और इसके अंदर आपकी शाफ्ट एंटर कर जाएगी, इसके अंदर आपकी शाफ्ट एंटर कर जाएगी, तो जो शाफ्ट के जब बॉल बेरिंग के अंदर एंटर करती है तो शाफ्ट बेरिंग का कौन सा पार्ट आपके शाफ्ट के कांटेक्ट में रहता है, कौन सा दोस्तों, इनर रेस आपकी शाफ्ट के साथ कांटेक्ट में रहता है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि जब बेरिंग आपका किसी भी होल हाउसिंग में जाके फिट हो जाता है तो बेरिंग का ऐसा कौन सा पार्ट है जो फिक्स रहता है, जो रोटेट नहीं करता, क्लियर। अभी बताया था मैंने कि बॉल बेरिंग होगा तो शाफ्ट आपकी इंटरफेरेंस होगी, शाफ्ट घूमेगी तो इनर रेस भी घूमेगी, इनर रेस घूमेगी तो रोलिंग एलिमेंट भी घूमेंगे, और जो मेरी आउटर रेस होगी वो कहां फिट है, आपके हाउसिंग में जाके फिट होती है। तो जो आपके बॉलिंग में ऐसा कौन सा पार्ट है जो फिक्स रहता है दोस्तों, कौन सा, आउटर रेस। क्वेश्चन बहुत बार आया है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया है, लिख लीजिएगा। और बेरिंग की आउटर सरफेस को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए इस पे एक प्रक्रिया की जाती है, क्या, कार्बोराइजिंग, क्लियर, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है जो कि आपको पता होने चाहिए, क्लियर। तो ये आपके बेरिंग में, बॉल बेरिंग में इससे बाहर क्वेश्चन कोई जाएगा ही नहीं, क्लियर दोस्तों। होगी इतनी बात सर जी, बिल्कुल शानदार तरीके से इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अगर मैं अगला बढ़ता हूं किस लिए, तो अगला जो बेरिंग है, बॉल बेरिंग का जो टाइप है अगला दोस्तों कौन सा है, तोमर अंजू गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। अगला कौन सा, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, ठीक है। तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग में इतनी बेरिंग है, छोटे छोटे सिंपल सिंपल एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग यानी अपने आप को लोड को सहन कर लेगा, तो इसका यूज क्या करेंगे, जनरल लोड को सहन करने के लिए बेरिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ आता है और आपको यही आंसर देना है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग के बारे में, क्लियर। इसके बारे में अगर मैं हल्का सा आपको डिटेल दिखा दूं तो सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग हमारी ये होती है, क्लियर दोस्तों। होगी ना इतनी बात मेरी, ओके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग में क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, जनरल लोड को सहन करने के लिए किस बेरिंग का यूज करेंगे, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, एज इट इज क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। डिटेल में जाना चाहते हैं तो यहां चलिए, बेरिंग के आउटर रेस में गोलाकार बोर होता है, क्लियर, ठीक है जी। आप यहां देख लीजिए, जो बेरिंग होगा, बेरिंग की जो ये हमारी आउटर रेस होगी, क्या होता है इसमें गोलाकार बोर बना हुआ होता है, क्लियर। केवल एक यही एक ऐसा बेरिंग है, सब बेरिंग पे आउटर रेस पे हमारे क्या कटे हुए होते हैं, ग्रूव कटे हुए होते हैं, मगर एक यही ऐसा एक बेरिंग है जिसमें आउटर रेस में क्या कटे होते हैं, बोर कटे हुए होते हैं। किस पोजीशन में, गोलाकार बोर में, ठीक है, गोलाकार की कंडीशन में, क्लियर दोस्तों, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इस बेरिंग का यूज जनरल लोड को उठाती है जो शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण कुछ झुकी हुई होती है। अरे आपको पता है सेल्फ अलाइनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो हल्के से मिस अलाइनमेंट को अपने आप को क्या कर ले, सहन कर ले, चाहे वो सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग हो या सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग हो, बात तो मतलब तो एक ही हो गई। मैं आपको सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग का भी तो आपको यही बताया था कि जो अपने आपके अलाइनमेंट को दूर, अपने मिस अलाइनमेंट को क्या कर ले, सहन कर ले, डिफ्लेक्शन को दूर कर ले। तो जहां सेल्फ अलाइनिंग आ गया ना दोस्तों, उसका आंसर सीधे तौर पर वही होगा कि मिस अलाइनमेंट को कवर करना, ठीक है। तो यहां से यही तो बोला, जो शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण कुछ झुकी हुई होती है, ऐसी बेरिंग के लिए ऐसी जगह पर कौन सा बेरिंग यूज करेंगे, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग यूज करेंगे। लाइन ऑफ कांटेक्ट कोणीय होता है, कुछ हद तक कोणीय मिस अलाइनमेंट पे भी कार्य करना संभव होता है, क्लियर, ठीक है। अगर इसका आप एग्जांपल यहां देखना चाहते हैं तो बस यहां देख लीजिएगा। ये आपका क्या है, ये तो कोई भी शाफ्ट है, ये एक्सिस है, शाफ्ट है, ये एक्सिस है, और ये दोनों पैरेलल कंडीशन में नहीं, क्लियर, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, क्लियर दोस्तों। मेरी बात होगी ना दोस्तों, ठीक है, क्लियर, ओके। तो सेल्फ अलाइनिंग, जो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब किसकी तरफ बढ़ते हैं, एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग, ठीक है। एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग तो थ्रस्ट बेरिंग है आपका, एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग की तरफ बढ़ेंगे। मौका दूंगा भी, मौका दूंगा, जब चिंता मत करो, मौका दूंगा, चिंता मत करो, भी पूछने का ही मौका दूंगा आपको। एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग, एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग कहां चला गया भाई, इमेज क्या नहीं है क्या उसकी, एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग की। एक तो ये टेक्निकल टीम है दोस्तों, इनकी भी क्लास लेनी पड़ेगी लग रहा है, इतनी गलतियां करते हैं। केस थ्रस्ट बॉल बेरिंग, एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग, ठीक है, कह रहा है आपका एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग, ठीक है। तो एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग देख लीजिए, इसकी इमेज मेरे पास नहीं है, ओके। तो बस एंगुलर कांटेक्ट बेरिंग देख लीजिए। अच्छा एक चीज यहां सुनिए दोस्तों,
एक होता है आपका एक्सियल लोड, जिसे थ्रस्ट लोड कहेंगे, रेडियल लोड, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। शाफ्ट पे एक तरह का और लोड पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर लोड। ठीक है, तो एंगुलर लोड कैसा पड़ेगा, ये कोई भी आपकी शाफ्ट है, सर जी बिल्कुल शाफ्ट है, ये शाफ्ट का कोई भी एक्सिस है, सर जी बिल्कुल एक्सिस है, तो शाफ्ट के एक्सिस के जो लोड किसी भी कोण में पड़ रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर लोड बोलते हैं। ये कोण 30 डिग्री का भी हो सकता है, 20 डिग्री का भी हो सकता है, 40 डिग्री का भी हो सकता है, 180 सॉरी 90 से ऊपर का भी हो सकता है। तो ऐसे लोड को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर लोड बोलते हैं। क्लियर, ठीक है, तो आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एंगुलर कांटेक्ट जो बॉल बेयरिंग होता है कहां यूज होता है, इसका सिंपल सा फंडा दोस्तों ये होगा, रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं इसमें एज इट इज, तो लिख लीजिएगा, एक्सियल लोड को और एंगुलर लोड को सहन करने के लिए ऐसे बेयरिंग का डिजाइन किया जाता है, और अगर इसके अलावा ये कोई रेडियल लोड होता है तो उसे भी इजी तरीके से सहन कर सकता है। कौन सा, आपका एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग। क्लियर, नोट राइट डाउन करके लिख लीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा बेयरिंग है जो एक्सियल लोड, एंगुलर लोड और रेडियल लोड तीनों लोड को सहन कर लेगा, कौन सा, एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग ऐसा होता है। क्लियर हो गई दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई सर, शानदार तरीके से इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। क्लियर हो गई बात सर जी, बिल्कुल समझ में आ गई। और इसमें एक छोटा सा इसका यहां एक ये भी लिख लीजिएगा, इसका यूज कहां करते हैं, हाई स्पीड और कम भार के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, यूजेस फॉर हाई स्पीड और कम भार के लिए, यानी जहां आपको कम भार को कम वेट हो उसे हाई स्पीड पर आगे ट्रांसफर करना हो, तो ऐसे जगह किस बेयरिंग का यूज करेंगे, एंगुलर कांटेक्ट बेयरिंग का यूज करते हैं। अरे आप ये बताइए, कोई शाफ्ट का एक्सिस है, अगर किसी कोण में इस पे वेट पड़ रहा है तो क्या उस वेट को बहुत तेजी से आगे भेज सकते हैं क्या, सिंपल सी बात है, नहीं भेज सकते ना भाई, किसी कोण में पड़ रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात सर जी, बिल्कुल क्लियर हो गई। अगला बेयरिंग कौन सा है, थ्रस्ट बोर बेयरिंग। ठीक है जी, थ्रस्ट बोर बेयरिंग का देख लीजिए, थ्रस्ट बोर बेयरिंग की एक बार इमेज देख लीजिए सर जी। थ्रस्ट बोर बेयरिंग हमारा, सारे बेयरिंग एज इट इज आपके ऐसे ही होते हैं, वो जो डिफाइन होता है किसके आधार पर होगा, उन पे पड़ रहे लोड के आधार पर। क्लियर दोस्तों, ठीक है जी, ये हमारा थ्रस्ट बोर बेयरिंग है। ठीक है, थ्रस्ट बोर बेयरिंग सबसे पहले कोई भी रेडियल लोड सहन नहीं करेगा, पहला तो इसका आंसर यही समझ लीजिए। और इस पे जो बेयरिंग पे जो लोड पड़ता है कैसे पड़ता है दोस्तों, बिल्कुल थ्रस्ट में पड़ता है, यानी कैसा पड़ेगा, बिल्कुल एक्सियल में पड़ेगा, बिल्कुल एक्सिस में पड़ेगा, यानी वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, थ्रस्ट बोर बेयरिंग का नाम में ही छुपा हुआ है। अगर कहीं आप क्वेश्चन देखें कि वर्टिकल थ्रस्ट लोड या ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट लोड के लिए हम किस बेयरिंग का यूज करेंगे, क्वेश्चन के नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, थ्रस्ट बोर बेयरिंग। क्लियर हो गई दोस्तों मेरी बात, ठीक है। अगर आपको यहां भी समझ में नहीं आया, ठीक है जी, एक एग्जांपल जरा समझिए इसका, देखिए ये क्या थ्रस्ट बोर बेयरिंग है, सर जी बिल्कुल बेयरिंग है। ये आपकी कोई भी शाफ्ट है, ये कोई भी आपकी शाफ्ट है, सर जी बिल्कुल शाफ्ट है। ठीक है, ये कोई भी आपका रेफरेंस पॉइंट था, सर जी बिल्कुल पॉइंट था। ये आपकी क्या थी, शाफ्ट थी, सर जी बिल्कुल शाफ्ट थी। तो इसमें जो हमारा जो लोड पड़ रहा है दोस्तों, अगर आप देख पाएंगे यहाँ हल्के हल्के से, क्या ये बिल्कुल ऐसे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, ये बिल्कुल ऐसे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो क्या ये मेरा वर्टिकल थ्रस्ट है या नहीं, ये हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होगा। अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या मेरा वर्टिकल लोड पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, सर बिल्कुल पड़ रहा है। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। और क्या ये शाफ्ट के एक्सिस पे लोड पड़ रहा है क्या, सर बिल्कुल पड़ रहा है। अरे ये शाफ्ट अगर ये है, ये शाफ्ट का एक्सिस ही तो है। क्लियर होगी ना मेरी बात, तो वर्टिकल थ्रस्ट लोड के लिए किस बेयरिंग का यूज करते हैं, थ्रस्ट बेयरिंग का यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों, इतनी बात सर जी बिल्कुल शानदार तरीके से इतना समझ में आ गया। आज से पहले केवल हम ये चीज रटते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है थ्रस्ट बोर बेयरिंग के बारे में, वर्टिकल थ्रस्ट लोड को हैंडल करने के लिए इस बेयरिंग को डिजाइन किया जाता है और कई बार हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बियर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर, 99% जो इसका आंसर होगा वो आपका 99% यही होगा। 1% चांसेस ऐसा है कि ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड को भी सहन कर सकता है। मगर अगर इसका आंसर आपको दोनों दे दिया दोस्तों, वर्टिकल थ्रस्ट भी और हॉरिजॉन्टल भी, तो फिर आंसर सी लगाना बोथ, ठीक है। राइट डाउन करके लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है, इसरो में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, तो ये भी चीज आपको पता लग जानी चाहिए कि अगर एंगुलर कांटेक्ट बेयरिंग है तो वो एक्सियल लोड भी लेगा, एंगुलर लोड भी लेगा, रेडियल लोड भी लेगा। थ्रस्ट बोर बेयरिंग आपका कैसे लोड सहन करेगा, केवल वर्टिकल थ्रस्ट लोड सहन करेगा, मगर ये कोई भी रेडियल लोड सहन नहीं करता है। मगर वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के साथ साथ ये आपके हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड को भी सहन कर लेगा। क्लियर, ठीक है दोस्तों, क्लियर ना। तो इससे बाहर आपके यहां से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बेयरिंग के बारे में केवल बेयरिंग को ना दोस्तों हवा बना दिया जाता है कि बेयरिंग ये है, बेयरिंग वो है, बेयरिंग कुछ नहीं है। बस अगर आपको ये पता पड़ गया कि मेन चीज क्या है इसकी, कैसे कैसे इस पे लोड पड़ता है, कैसे कैसे इसको कहां यूज होता है, ओके ठीक है। तो इतना अगर समझ में आ गया दोस्तों, बॉल बेयरिंग यहां पे कंप्लीट हो गया। फ्रिक्शन बेयरिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, एंटी फ्रिक्शन में बॉल बेयरिंग के जितने पार्ट थे सारे कवर करा दिए मैंने। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, रोलर बेयरिंग के बारे में। और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना रोलर बेयरिंग के बारे में से, बेयरिंग के बारे में से, उन्हें
में भी डिस्कस कराऊंगा, चिंता मत करो। क्लियर? अगर इतना सबको समझ में आ गया दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए फटाफट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे जानते हैं आप? क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे, और यस के आगे क्या लिखिए आप? एएफ लिखिए। ठीक है, यस के आगे आप एएफ लिखिए, यानी एंटी फ्रिक्शन बेरिंग आपका कंप्लीट हो गया। किसमें? बॉल बेरिंग में। अभी इसका रोलर बेरिंग बच रहा है, अभी इसका रोलर बेरिंग बच रहा है। थर्स्ट रोलर बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग रोल बेरिंग, ठीक है, बॉल रोलर बेरिंग, सारी बातों को चिंता मत करो, सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। जल्दी बताओ भाई। सर कौन सा बेरिंग मिनट होता है? यस गुड इवनिंग। हाँ जी, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए फटाफट से। इतना समझ में आ गया दोस्तों तो जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए बेरिंग के बारे में। बिल्कुल डिटेल में हर चीज लेके चलाऊं मैं, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, कोई यस ए जेड एफ यस ए एफ, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे? आगे बढ़ते हैं, देखो फटाफट से कि बेरिंग के प्रयोग करने के उद्देश्य क्या क्या है, ये तो आप जान चुके हैं कि पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करना। सर जी बिल्कुल कम करना। पार्ट्स पर पड़ने वाले लोड को सहन करना। लोड सहन कौन करते हैं? आपके जो रोलर एलिमेंट होते हैं वो सहन करते हैं। पार्ट्स के चलते समय उत्पन्न शोर को कम करना। सर जी बिल्कुल कम करना, ठीक है। और बेरिंग के समय घिसकर पार्ट को सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं, ये वाली लाइन जरा आपने गौर से देखी, बेरिंग का समय घिसकर पार्ट को सुरक्षित करता, तो ऐसा कौन सा बेरिंग था आपका? बुश बेरिंग था या नहीं था? बुश बेरिंग था या नहीं था? था या नहीं था? यानी बुश बेरिंग खुद घिस जाता है और आपकी साफ एज इट इज रहती है। अगर आपके घर का पंखा जो होता है, सीलिंग फैन जो आपके दीवारों में लगा हुआ होता है, वो सॉरी छतों में लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो वो यही कहता है इसका बुश घिस गया। तो वो जो बुश घिसा ना दोस्तों, वो इसी कारण से घिसता है। क्लियर? ठीक है जी, यहां में तरह समझ में आ गया। अगर हम देखें कि बेरिंग लाइनिंग में कि इंजन बेरिंग के फेल होने के कारण क्या होते हैं, यानी बेरिंग में अगर आपके कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाए कि बेरिंग के फेल होने के कारण क्या है, दो तीन कारण है उसके, जैसे मिट्टी धूल के कण अगर बेरिंग के अंदर आ गए, ओके, और लुब्रिकेंट ऑयल अगर आप ठीक तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो बेरिंग में वो घुस जाएंगे, वहां जाके वो जाम हो जाएंगे। क्लियर? और वही आपका हाई मटेरियल स्पोर्ट्स बन जाएगा। क्लियर? अगर ये मेरी कोई भी शाफ्ट है, इसके ऊपर क्या है दोस्तों, यहाँ मेरी क्या है, ये मेरी धूल मिट्टी के कण आ गए, और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, यहाँ ऐसे बिगर साफ करे, इससे क्या करा, बेरिंग चढ़ा दिया। तो जब ये शाफ्ट मेरी रोटेट करेगी तो ये जो धूल मिट्टी के पार्टिकल्स है, ये किसका काम करेंगे? हाई स्पोर्ट्स का कार्य करेंगे। और जब ये रोटेट होगी तो हाई स्पोर्ट्स कार्य करते 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 जब काम करेंगे तो बेरिंग की जो अंदरूनी सतह है उसे क्या कर देंगे? घिस देंगे। क्लियर? क्योंकि इनके बीच ऑयल की फिल्म भी नहीं बन पाती है। ऑयल की फिल्म का मतलब यानी इनके बीच में हमारा जो लुब्रिकेंट है आसानी से पहुंचेगा नहीं, और बेरिंग समय से पहले फेल हो जाता है। क्लियर? ठीक है सर, मैग्नेटिक बेरिंग के बारे में बता दो, रेडियल और एक्सल लोड कैसे होता है? रामजन, रेडियल और एक्सल लोड मैंने इससे पहले वाली क्लास में बता दिया, रामजन प्लीज वहां जाके देख लीजिएगा। क्लियर? ठीक है। अगर बात करता हूं मैं किसकी, बेरिंग का मटेरियल को, अगर आप बेरिंग कोई भी बेरिंग का मटेरियल किस तरह से यूज करते हैं, या बेरिंग का को बनाते समय हमें सबसे पहले ध्यान में क्या रखना चाहिए, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। इंजन बेरिंग के लिए मटेरियल का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला, इंजन बेरिंग ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जो फ्रिक्शन वेयर को सहन कर सके, यानी फ्रिक्शन को सहन कर सके। इंजन बेरिंग ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जो उच्च ताप, हाई टेंपरेचर और लोड को सहन कर सके। ठीक है जी। इंजन बेरिंग ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जिनमें कोई भी रासायनिक करोजन कम हो, यानी उसमें कोई अगर एसिड गिर जाए तो बेरिंग का आपका खराब ना हो। इंजन बेरिंग का मटेरियल बहुत ही स्मूथ होना चाहिए ताकि इसमें फ्रिक्शन कम हो सके। इंजन स्टार्ट करते समय बेरिंग एंड पार्ट के बीच ऑयल की फिल्म पतली हो, उस समय बेरिंग सीज ना हो जाए। इंजन बेरिंग का मटेरियल फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि पार्ट के शेप के अनुसार उसमें अच्छी तरह से बैठ जाए। इंजन बेरिंग का मटेरियल उष्मा का अच्छा चालक भी होना चाहिए। ये पॉइंट सारे पॉइंट ना दोस्तों सिंपल पॉइंट है, इन्हें मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल आप राइट डाउन कर लीजिएगा, समझने के लिए है बस ये आपके। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बेरिंग का मटेरियल क्या होगा, इंजन बेरिंग के लिए निम्न मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जैसे जैसे क्या दोस्तों, ब्रोंज, व्हाइट मेटल, कैडमियम स्टील, क्रोमियम कॉपर स्टील, कॉपर लेड स्टील, एल्युमिनियम अलॉय, सिल्वर अलॉय, कास्ट आयरन, और एक और लिख लीजिएगा यहाँ क्या दोस्तों, टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन के मटेरियल, टेफ्लॉन मटेरियल के भी आपके बेरिंग बनाए जाते हैं, जो कि मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर? तो यह सारी चीजें आपको दोस्तों बस इतनी है, छोटी छोटी चीजें ही आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, बेरिंग लाइनिंग एंड बैक पार्टिकल का जाम हो जाना। क्लियर? ठीक है। अगर देखो सपोज करो ये कोई भी आपकी शाफ्ट है, ये शाफ्ट है आपकी जो राउंड राउंड दे रखी है, सर जी बिल्कुल दे रखी है शाफ्ट। ठीक है। यहाँ आप देख पाए फॉरेन पार्टिकल्स, ये क्या है आपका, धूल मिट्टी का ये कण है। ठीक है, ये वाला कण किसका कण है, धूल मिट्टी का कण है। और ये क्या आपकी पूरी हाउसिंग है। ठीक है, जिस बच्चे को हाउसिंग समझ में नहीं आई ना, हाउसिंग एरिया देख लो, हाउसिंग मेरी एरिया, यानी जहां बेरिंग जाके आपका फिट होता है उसे क्या बोलते हैं, हाउसिंग बोलते हैं। और बेरिंग मेरा इसमें कहां है दोस्तों, बेरिंग मेरा इसमें ये रहा, बेरिंग मेरा इसमें कहां है, ये रहा। क्लियर ना दोस्तों मेरी बात, इसे क्या बोलते हैं, हाउसिंग बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। अगर मैं इसे हल्का सा वो कर दूं तो ये लो, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस इमेज को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा।
क्लियर। बेरिंग लाइनिंग में ये तो आपके वही पार्टिकल जाम होने के कारण क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करें, तेल देना उसमें चाहिए, ब्रीदर सिस्टम का साफ होना, एयर क्लीनर का यूज होता है, सिंपल चीजें हैं, सब चीजें बकवास है, ये सारी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, बस इनमें कहीं भी क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं कि बेरिंग जो होता है, बेरिंग के फेल होने के कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है, बेरिंग के जो फेल होने के कारण क्या होते हैं, अगर बेरिंग के अंदर आपका मिट्टी का तेल चला जाएगा दोस्तों, तो बेरिंग के फेल होने के कारण का प्रतिशत कितना है, 44.9% चांसेस है कि बेरिंग आपका फेल हो जाएगा। अगर असेंबली आपने ठीक तरह से नहीं करी है तो बेरिंग का 13% चांस है, 13.4% की बेरिंग फेल हो जाएगा। लुब्रिकेशन अगर कम दिया है, अच्छा एक क्वेश्चन यहां सुन लीजिए कि जब आप बेरिंग करें, बेरिंग को आप इस हिसाब से असेंबल करेंगे तो उसमें जो लुब्रिकेशन दिया जाएगा, जो तेल दिया जाएगा, या तो आप प्रॉपर मिनरल ऑयल दीजिए, उसमें मिनरल ऑयल दीजिए, या अगर मिनरल ऑयल नहीं है तो फिर आप उसमें ग्रीस डालिए, ठीक है, क्लियर, ओके। 10% चांसेस है। ओवरलोडिंग हो गई आपने, यानी जब अगर आपने जैसे सॉलिड बुश बेरिंग था, वहां आपको कम स्पीड पे चलाना था, मगर आप ज्यादा स्पीड पे चलाते हैं तो 9.5% चांसेस है आपके बेरिंग के फेल होने के। केमिकल एक्शन की वजह से बेरिंग 4.2 और अन्य कारण के क्या है आपके 4.5 है। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका पूरा बेरिंग का एक जो बॉल बेरिंग था पूरा उसका ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। क्लियर। तो बेरिंग की जो आपकी सेकंड क्लास थी वो आज कंप्लीट हो गई है, ओके। तो इसके बाद जो क्लास करेंगे दोस्तों, कौन सी करेंगे, हम थर्ड क्लास करेंगे, और ये आपकी फाइनल क्लास रहेगी बेरिंग की, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे, रोलर बेरिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल डिटेल में, और बेरिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेरिंग के कुछ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ठीक है, विश्वास रखो, बस मेरे पे थोड़ा सा टाइम दो। क्लियर।